नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। शाम के 4 बज रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे विकास का भाव, विपक्ष से भेदभाव। विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों के विधायकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर और छबरेड़ा, पिरानकलिया, मंगलौर, लक्सर, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण में चल रही व लंबित कार्यों एवं विकास परक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विपक्षी दलों के विधायकों ने भी शिरकत की। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, राजेंद्र भंडारी, अनुपमा रावत समेत तमाम अन्य विधायक भी इस बीच मौजूद रहे। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ हुई इस बैठक पर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों के दबाव में सीएम ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की है। साथ ही विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी की समीक्षा बैठक क्यों नहीं की। विपक्ष की अलग से बैठक बुलाना, इससे साफ है कि मुख्यमंत्री भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सरकार पर विकास कार्यों को पूरा करने का दबाव है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विधानसभा वार राज्य की सभी विधानसभाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत विधानसभाओं में चल रही लंबित कार्यों एवं विकास परक योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्षी दलों के विधायकों के साथ हुई इस बैठक पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों के दबाव में सीएम ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। साथ ही विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी की समीक्षा बैठक क्यों नहीं की। विपक्ष की अलग से बैठक बुलाना, इससे साफ है कि मुख्यमंत्री भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपने ये कहा प्रश्न में पूछते हुए कि आप लोग आरोप लगाते थे और आरोप लगाने का ही ये नतीजा है कि आज ये बैठक हो रही है। नहीं तो क्या कारण है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा है उनकी समीक्षा बैठक होती है वो केवल सत्ताधारियों की अलग से होती है, और अब जब विपक्ष ने आवाज़ उठानी शुरू की तो विपक्ष के विधायकों की समीक्षा अब हो रही। साथ में क्यों नहीं? अगर हरिद्वार की 14 लोकसभा सीट पर 14 अगर विधानसभाएं हैं तो 14 के 14 विधानसभाओं की समीक्षा एक साथ क्यों नहीं हुई? सत्ताधारी दल के लोगों की समीक्षा अलग और विपक्ष के साथियों की समीक्षा अलग ही क्यों? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है, इसको तो मैं कमाल की मानसिकता मानती हूँ। क्योंकि कोई भी कार्य अच्छा होता है तो ये उसको यही कहते हैं कि इनके दबाव में आकर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो नेक विचारधारा को लेकर करती है। तो सीएम साहब हर चीज़ को लेकर एक अच्छी विचारधारा को लेकर कार्य करते हैं और विपक्ष की भी राय लेना उनको अच्छा लगा, तब उन्होंने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है, विपक्ष की विधायक दल की बैठक बुलाई है। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि इनको पायल तक का तो पता नहीं, तो झंकार की बातें इनकी करने की आदत है और ये करते रहेंगे क्योंकि अपना घर इनसे संभल रहा है नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरानकलिया, मंगलौर, लक्सर, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण में चल रही लंबित कार्यों में विकास परक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विपक्षी दलों के विधायकों ने शिरकत की। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों दल मिलकर राज्य की जनता को धोखा दे रहे हैं। धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वहीं यूकेडी ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही विपक्षी दलों के साथ बैठक कर लेनी चाहिए थी। देखिए, इस राज्य के अंदर भाजपा और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दोनों की मिलीभगत है। ये बारी बारी से जो सरकारें बनने का चलन है, ये उसका है कि जिस
इस बार मेरी सरकार है तो मुझे खाने दे, अगली बार तेरी सरकार होगी तो तुम खाना। इस सिद्धांत पर ही काम करते हैं और राज्य की जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय उनका खिलवाड़ करते हैं। विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, विधायकों की विधायक निधि बढ़ा दी गई, अब समीक्षा बैठक भी हो रही है, लेकिन हकीकत में धरातल पर काम क्या हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने ये पहल करी है कि विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर विकास कार्यों की समीक्षा करी है, तो ये सराहनीय कदम है। लेकिन साथ ही साथ यदि ये पहल बहुत पहले की जाती, यदि इस तरह का समन्वय बनाने की परिस्थितियाँ पहले उत्पन्न की जाती, तो शायद ये विकास कार्यों की समीक्षा का जो विकास कार्य, तमाम जो विकास कार्य उत्तराखंड के विकास में रुके हुए हैं, यहाँ के हमारे प्रदेश में रुके हुए हैं, इस प्रदेश उत्तराखंड में, वो सारे के सारे शायद समय में पूर्ण होते। पर फिर भी ये यूकेडी एक विपक्ष के होने के नाते इस कदम का सराहनीय कदम का बहुत बहुत साधुवाद करती है मुख्यमंत्री का कि उन्होंने विपक्ष को साथ लेकर इन विकास कार्यों की समीक्षा की। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सरकार पर जनता तक विकास कार्यों को पहुंचाने का दबाव है। यही वजह है कि सीएम लगातार एक विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समीक्षा का असर धरातल पर भी देखने को मिलेगा? क्या विपक्षी दलों के साथ आज ये बैठक पहले नहीं की जा सकती थी? क्या मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया की ललित काला की रिपोर्ट। देवभूमि की दंगल की बात करेंगे, लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है। पुंज देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो भाव विकास का नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें थोड़ी सी लेट लतीफी नजर आ रही है। जिस तरीके से समीक्षा बैठक की, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, बावजूद इसके आरोप विपक्ष के अनेक हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर हम देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे कि ये लेट लतीफी क्यों, और साथ ही जो समीक्षा की गई है, जो लंबित पड़े विकास कार्य रहे, तो क्या उसमें अब तेजी बरती जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए रविंद्र जी। कांग्रेस प्रवक्ता यश काला रतूड़ी जी हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज ध्यानी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत यश काला जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। पहले सवाल था कि समीक्षा बैठक क्यों नहीं की गई, विपक्ष के साथ ये मुलाकात क्यों नहीं की गई, लेकिन अब मुलाकात कर ली उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, तो अब सवाल ये कि यहाँ पर पक्षपात और भेदभाव का भी आरोप लगा दिया गया, ऐसा क्यों? जी, पक्षपात और भेदभाव तो पहले दिन से ही है, ये तो जग जाहिर है। जिस तरह से सुमित्र देश विपक्ष के विधायक हैं, उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। भुवन कापड़ी को जो इस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जो है भाजपा के ही कार्यकर्ता ट्रोल कर रहे हैं उनकी विधानसभा में, जहां वो पुष्कर सिंह धामी जी को खूब जोर की तगड़ी पटकनी दे चुके हैं। हमारे आदेश चौहान जी जो जसपुर से विधायक है, उनके घर में घुस करके कोई उन्हें धमका कर आ जाता है, लेकिन विपक्ष के विधायकों की सिक्योरिटी की बात कोई करता नहीं है। जोशीमठ का मुद्दा उठता है, 10 दिन से भी ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी समय नहीं दे पाते हैं। तब जाकर समय देते हैं जब पूरा का पूरा विपक्ष उन्हीं के घर के आकर के उन्हीं को घर के अंदर बंद कर देता है। तो जब उन्हें तब डर लगा, उसके बाद उन्होंने मीटिंग का टाइम दिया। इसके बाद आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, अंकिता भंडारी हो, कोई भी, विपक्ष का जब तक जोर नहीं पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी पर, तब तक मुख्यमंत्री जी को कुछ भी होश नहीं आ रही है, थोड़ी सी भी खबर नहीं लग रही है कि भाई विपक्ष को भी बुला करके विपक्ष के भी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो भेदभाव करने में इतने परिपूर्ण हैं, भेदभाव करने में इतने रम चुके हैं भाजपा के रंग में, कि उन्हें अब ये वो भूल गए कि वो एक मुख्यमंत्री है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री कम और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के झंडे डंडे लेकर के घूमने वाले व्यक्ति ज्यादा लगते हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी भी अपने गुरु की राह पर चलते चलते
मुख्यमंत्री कम और भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा बन गए कि भैया हर वक्त करेंगे तो सिर्फ भाजपा का प्रचार करेंगे, प्रदेश के लिए कुछ नहीं करेंगे, विपक्षी पार्टियों का दमन करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे, और इसी में वो पूरे के पूरे चूर हो रखे हैं। विपक्ष का अगर उन्हें ध्यान होता तो क्यों ना वो विपक्ष के पॉइंट्स को रखते। जोशीमठ के मुद्दे में हम लोग गए जब वहां पर उस डेलीगेशन में, तो मैं खुद भी शामिल था। मैंने देखा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो है उनकी तो अपने मंत्रियों के साथ नहीं बनती है, गणेश जोशी जी के साथ नहीं बन रही है, तमाम लोगों के साथ नहीं बन रही है, और जितने भी उनके यहाँ सीनियर लीडर्स हैं वो तो भैया पुष्कर सिंह धामी जी की कुर्सी खाना चाहते हैं। जोशीमठ के मुद्दे पर हम लोग इतने अगर गुस्सा देखा हुए जाए मुख्यमंत्री जी से तो जब बन मिले। तो कांग्रेस खेमे में भी यही हलचल तेज होती नजर आ रही है, वहां पर भी एक मत नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष, हम विपक्ष हैं, विपक्ष क्या करे क्या ना करे, यहाँ एक मत हो ना हो, विपक्ष, हम जनता के मुद्दे सुनिए। यहाँ हम- पर विपक्ष को भी एकजुट होने की जरूरत है। अगर आपको सवाल खड़े करने हैं तो मजबूती भी जरूरी है। कहाँ लग रहा है? नहीं, हम तो एकजुट है, आपको बिखराव कहां पर लग रहा है? कहां आपको लग रहा है कि चलिए भैया रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी बेहतर बता पाएंगे इस बात को, बिखराव कहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर हम डिबेट भी कर चुके हैं इन मसलों को लेकर कि बिखराव की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है, पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं। रविंद्र जी, आखिर एक साथ समीक्षा बैठक क्यों नहीं की गई? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और इतनी लेट लतीफी क्यों? सवाल यह भी है कि विपक्ष के दबाव में ये समीक्षा बैठक हुई है। अनम्यूट करिएगा रविंद्र जी। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर समीक्षा करते रहते हैं, जिलावार हो, ब्लॉकवार हो और निगमवार हो। वो हमेशा इस ओर ध्यान रखते हैं कि विकास कार्यों में कहीं से भी कहीं तक कोई चूक ना हो, और समय समय पे विधायकों की, अपने विधायकों की, विपक्ष के विधायकों की, विपक्ष के नेताओं की बैठक करते रहते हैं, उनसे जानकारी लेते रहते हैं। अगर कोई अच्छा सुझाव आता है तो वे सुझाव लेते रहते हैं। रही बात इसकी कि देखिए कि विपक्ष आज जिस प्रकार से करण महाराज जी ने कहा कि जो है विपक्ष के दबाव में आके जो है बैठक करिए, तो ये इनका अपना मत हो सकता है, लेकिन दबाव किसी चीज का नहीं है। वो माननीय विधायक है, उनके साथ बैठक करना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूरी समझा, और जब जरूरी समझा उन्होंने बैठक करी उनके साथ। उनको विकास के कार्यों को लेके उनके मन में अगर कोई ऐसे अच्छे सुझाव है, वो जानकारी आपस में आदान प्रदान करी। अब रही बात देखिए कि जिस प्रकार से इस पे सवाल उठाना है, सवाल तो लगातार इनके विधायक लगातार इन्हीं के ऊपर उठा रहे हैं। क्या वो तिलकराज भेड़ जी हो, वो कभी भी अपने संगठन को लेके कुछ कह देते हैं। अभी जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले विधायक जी ने कहा कि भाई जब प्रदेश अध्यक्ष उन्हें हटा दिया तो प्रभारी क्यों नहीं हटे। तो ये तमाम कई तरीके, प्रीतम सिंह जी लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ये सवाल जो है जिस प्रकार से ये उठा रहे हैं, और देखिए कांग्रेस की राजनीति किस प्रकार हो गई है, ये राहुल गांधी से समझना होगा। राहुल गांधी जी इस प्रकार देश में खड़े होकर झूठ का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो अभी तक केजरीवाल जी करते थे, अब वो राहुल गांधी ने पकड़ लिया। और इसी के अवगुण जो है वो कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ताओं में भी आ गए हैं कि किस प्रकार से झूठ का सहारा लो, भ्रम की राजनीति करो और ऐसा दिखाओ जैसे कुछ नहीं हो रहा। तो ये तमाम आरोप जो है ये जनता सब देख रही है। जनता लगातार पता है कि कौन इनके हित में काम कर रहा है, कौन विकास के कार्य कर रहा है, और कौन खाली जो है झूठे प्रचार प्रसार और नहीं। रविंद्र जी, ये सवाल इसलिए भी विपक्ष उठा रहा है कि विपक्ष के हंगामे के बाद सीएम ने ये मुलाकात की, ये समीक्षा बैठक की, इसलिए सवाल है विपक्ष का। नहीं देखिए, अब ये इनका अपना सोचना है कि विपक्ष की जो है आवाज उठाने के बाद, हंगामा करने के बाद ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। लगातार मानिए अभी पीछे भी जब विधायकों की बैठक ली थी और एक विधायक उसमें नहीं पहुंचा था, एक ही विधायक था वो वहां से, वो नहीं आया। बाद में कहने लगे कि मुझे नहीं बुलाया। अब बुलाया नहीं बुलाया, इस बीच में भी बहुत संशय था कि वह खुद नहीं आए। तो ये किसी प्रकार का ऐसा नहीं है। और जिसको जनता की हित में आवाज उठाने की होती है ना, देखिए मैं बताऊं सोनी जी, वह इस तरीके की आलाप नहीं करता। वह जनता की आवाज को उठाने के लिए आप जैसे मंच माध्यम है जहां पे आवाज उठा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो वो अपने नेताओं पे आरोप लगाने के लिए करते हैं। आप बताइए कौन सा विधायक इनका, मैं चैलेंज करता हूं, आप एक विधायक बता दीजिए कि जनता की आवाज उठाने उसने किसी भी उठाई हो। मैं देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में हमारे नेता आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी आवाज उठाते हैं। यश जी, आपके पास आएंगे,
पहले सभी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर, इसके बाद यश आपके पास आएंगे। रविंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई, रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी का। प्रवक्ता संगीता जी बैठी हुई हैं। संगीता जी ने भी कहा है कि जो जन समस्याएं हैं, आम जनता का विकास है, उसको लेकर गंभीर नहीं है। उत्तराखंड के सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक निधि बढ़ा दी गई विधायकों की, इस बात का भी जिक्र कर दिया जिस तरीके से ये समीक्षा बैठक का जिक्र हुआ। संगीता जी, क्या लेट लतीफ़ी हुई है? विपक्ष के हंगामे के बाद ये समीक्षा जो बैठक ली सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए सोनी जी, पहले तो मैं रविंद्र भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी कि झूठ की राजनीति कौन करता है। तो झूठ की राजनीति का सहारा लेकर तो ये इन्होंने सत्ता हासिल की है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों की आय दुगनी होने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। तो देखिए, झूठ की राजनीति का किला इन्होंने गाड़ा है, अब उसके खत्म होने का समय आ रहा है। धीरे धीरे वो 2024 में ढह जाएगा। जिस तरह से झूठ पर इन्होंने राजनीति की, माननीय मोदी जी के सारे आप भाषण सुनिएगा रवि भाई, तो आपको पता चलेगा कि किस झूठ से आप राजनीतिक सत्ता आपने हासिल की। अब मैं इस बात पर आऊंगी कि किस तरह से विधायकों को बुलाया गया कि नहीं। पहले भी राजेंद्र भंडारी जी पर हमने बहुत डिबेट की है सोनी जी। मामला उठा था कि वहाँ जोशीमठ के मामले में राजेंद्र भंडारी जी को नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। अभी रविंद्र भाई ने खुद कहा, इस पर तमाम डिबेट हुई। लेकिन देखिए, सरकार कितनी गंभीर है सोनी जी, ये सामने नजर आ रहा है। चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल का मामला हो, हमने देखा मनमानी फीस का, चाहे फिर वो अभी जंगलों की आग हो, हर बार ये मसला सामने आता है और इस पर कोई भी ऐसा प्लान तैयार नहीं किया जाता जो दूरगामी, जिसके परिणाम निकले और एक अच्छा ब्लूप्रिंट सामने हमारे हो। फिर चाहे हम रोजगार की बात करें, लाठी डंडे युवाओं पर चल जाते हैं और कहा जाता है कि अब फिर उनसे माफी भी मांगी जाती है। तो देखिए, सरकार किस मोर्चे पर बहुत सफल नजर आई है, ये देखने की बात है। हम बिजली दरों की बात करें तो आज ही मैं पेपर पढ़ रही थी तो देखा भाई, अब तो जो विद्युत नियामक आयोग बिजली खरीदेगा उसका भार सीधे सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो देखिए, ऊर्जा प्रदेश में रहने के बाद भी चिराग तले अंधेरा, वही इनकी बात है। ऊर्जा प्रदेश में हम जरूर रह रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उत्तराखंड वासियों को नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी चीज, जब सुबह पेपर उठाओ तो इस गांव में 5 किलोमीटर से महिलाएं सड़क पर पानी भर के ला रही हैं, कहीं 10 किलोमीटर दूर से महिलाएं सर पर पानी भर के ला रही हैं। तो देखिए, हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ नदियां बहती हैं, देवभूमि है, उसके बावजूद महिलाओं को इस तरह से पानी दूर दूर से भर करके लाना पड़ रहा है। तो क्या महिलाओं की स्थिति है? स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो वही हाल, पलायन की बात करूं तो बिल्कुल आपकी बात संगीता जी ठीक है। इस बार मौका आपके पास भी है संगीता जी, और इस मौके को कैसे भुनाना है या वाकई जन समस्याओं से जुड़ना है, ये मौका आपके पास भी है। हमारे साथ वरिष्ठ यूकेडी नेता शांति प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। शांति जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, यूकेडी का कहना है कि ये समीक्षा बैठक को लेकर थोड़ी लेट लतीफ़ी की गई। अनम्यूट करिएगा। चाहिए जी कि हम लोकतंत्रीय ढांचे में रहते हैं, जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और सरकार बहुमत से चुनी जाती है। लोकतंत्र की परंपरा है कि यदि सरकार चुनी गई है तो सरकार अपने विपक्ष के सहयोग से विकास कार्यों में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करे, ताकि लोकतंत्र में एक संदेश जाए कि सरकार सभी जनमानस की बात को मद्देनजर रखते हुए विकास का काम कर रही है। अब आ जाते हैं आज की डिबेट के मेन मुद्दे पर। यदि विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि हमारे दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये बैठक रखी है, और उस पर भी उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि हमारी बैठक, विपक्ष की बैठक अलग और सत्ता की बैठक अलग, इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार के कार्यों में कमी है, इसलिए सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए अलग अलग ये बैठक कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब हर जनपद का एक कैबिनेट मंत्री प्रभारी है, तो ऐसे में उस जनपद के विपक्ष के नेता के बगैर सरकार ने कैसे प्रभारी मंत्री से बैठक कर ली? और जमीनी हकीकत क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेरी विधानसभा यमकेश्वर है, जनपद पौड़ी है। अब आप देख लीजिए, यमकेश्वर में अंकिता हत्याकांड में सरकार कैसे बैकफुट पर है, सब जानते हैं। हमारे यहाँ चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि हम सिंगताली पुल बनाएंगे, जिससे सतपुली की और पौड़ी की दूरी और कुमाऊं की दूरी कम होगी। आज तक वो पुल पर क्या हुआ, इस पर जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है, जबकि विधायक सरकार की है। दूसरा, बिन नदी का पुल, हमारे यहाँ बिन नदी का पुल एक ऐसा यक्ष प्रश्न बन चुका है कि सरकार चुनाव के समय पे पत्थर लगाती है और उसके बाद वो पत्थर कहाँ चला जाता है
इस पर सरकार बताने को तैयार नहीं है। जनपद पौड़ी आज जंगली जानवरों से इतना आतंकित है, इतना परेशान है कि आज डीएम को जनपद पौड़ी के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। जंगली हाथी हमारे घरों में आकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, जंगली जानवर मार रहे हैं। क्या इसको मैं ये जो वर्तमान दौर में अमृतकाल समझूं या भारतीय जनता पार्टी का विकास समझूं? रोजगार, बेरोजगार और तमाम चीजों में सरकार की पोल खुलकर बाहर आ गई है। अव्यवस्थाएं इस पूरे राज्य में फैली हुई है। ऐसे में यदि धामी जी बोलते हैं कि हमने 1 साल में सफल कार्य किया है, तो हमारे कुछ सवाल हैं विपक्ष के नेता होने के नाते। भर्ती घोटाले में मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर हाकम सिंह बेईमान था तो फिर कैबिनेट मंत्री ईमानदार कैसे हो सकता है? विधानसभा में बेईमानी हो जाती है, मंत्री पे कार्रवाई नहीं होती, चाहे फिर वो विपक्ष के नेता हो गोविंद सिंह कुंजवाल, उनको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये कहना है इस राज्य के अंदर विकास के नाम पे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, गांव में डॉक्टर नहीं है, पलायन बदस्तूर जारी है। राजधानी का अभी तक रविंद्र जी, मामला अगर आप तय नहीं ध्यान हो से पा- सुन रहे हैं तो मुद्दे अनेक हैं और सवाल भी अनेक ये हैं विकास विपक्ष का के, ताना जिनका बाना है। जवाब आपको देना होगा। हमारे साथ पॉलिटिकल विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, मनोज ध्यानी जी। मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि मनोज जी की प्रतिक्रिया बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक जो पक्ष और विपक्ष की बात सुन रहे थे आप, तो इससे विकास को लेकर कितनी गंभीरता नजर आ रही है। उत्तराखंड के विकास को लेकर अगर बात करें और पर्टिकुलर जो मुद्दा है जिसको लेकर हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष के आरोप अनेक हैं और लेट लतीफी हुई है। क्या भेदभाव नजर आ रहा है इस समीक्षा बैठक को लेकर? मनोज जी। और सुनील जी बहुत अच्छा विषय उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपके पूरी टीम को एक साधुवाद देना चाहता हूँ, और वो इसलिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि जितनी देर में हमारे साथीगण बोल रहे थे तो मैं सबको सुन रहा था और साथ साथ में पढ़ रहा था, तो ऐसा लगता है कि जो पत्रकारिता है उसमें कवि मन जो है बहुत अधिक है, क्योंकि प्रत्येक हेडिंग लाइन जो भी है बड़ी शानदार है। जैसे धामी का प्रयास, जनता का अवकाश, या विपक्ष हुआ खपा, धामी ने की जपा, इस तरीके के स्लोगन बना रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल भी है। देखिए, हर चीज को बहुत बोझिल बनाना आवश्यक नहीं है। लोकतंत्र में एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। हाउ द पॉलिटिक्स शुड बी एंगेज। हमारे जो विधायकगण हैं वो प्रत्येक किसी न किसी क्षेत्र से है, 70 विधानसभा है, प्लस एक कंस्टिट्यूएंसी एंग्लो इंडियन कंस्टिट्यूएंसी भी है। और अगर मान लीजिए सबको एक साथ माननीय मुख्यमंत्री की बैठक बुलाएं तो वो तो फिर वो तो पूरी की पूरी विधानसभा सत्र बुलाने वाली बात हो जाएगी। तो बैठकें अलग अलग की जाए, एक साथ की जाए, ग्रुप्स में की जाए, जिस तरीके से की जाए, अगर वो संवाद स्थापित हो रहा है तो वो स्वागतजन्य है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या हमारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर, अपने जनता की जरूरतों को लेकर सही ब्लूप्रिंट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही, और उस पर सरकार वास्तव में कार्य कर रही है कि नहीं। जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई अपने क्षेत्र की, तो वो समस्याएं हमारे विधायक जी के वहां क्षेत्रीय विधायक के संज्ञान में भी जरूर होंगी, वो प्रकरण पूरे सरकार के संज्ञान में भी हैं। क्या उन पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ एंगेजमेंट आउटर लुक में नहीं होना चाहिए, वो धरातल पे उस पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक एंगेज करने का बात है कि अगर सरकार के मुख्यमंत्री, मुखिया जनप्रतिनिधियों को एंगेज कर कोई निकालना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास तो अपना पार्टी का अपना एक ब्लूप्रिंट, एक मसौदा होता है, उनका अपना मैनिफेस्टो है जिसको वो लागू कर सकते हैं, और वो लागू करने की ओर बढ़ते हुए भी दिखते हैं। लेकिन कई बार जब विषय आते हैं, कानून की व्यवस्था की बात आती है, तो लगता है कि जीरो टॉलरेंस है, तो जीरो टॉलरेंस पे, जैसे अभी भट्ट जी ने ही ये बात उठाई कि बड़े मंत्री जेल क्यों नहीं जा रहे, या वो अधिकारी क्यों नहीं पकड़े जा रहे जो नकल पोषित कर रहे थे हाकम सिंह को या किसी भी अधिकारी को। तो जो लोग लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उसको सरकार
वास्तव में कितनी क्रियाशील रहती है, उसके ऊपर कितना एक्शन करती है और कितना ट्रूथफुल वो एक्शन मासिस को लगता है, उसके ऊपर परसेप्शन डेवलपमेंट होता है। मेरा मानना है कि सरकार की जहां तक एंगेजमेंट की बात है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे अपने सत्ता पक्ष के हो, दिस इज अ वेलकम इनिशिएटिव। और बतौर एक राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में अगर लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज होंगे तो आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट इट, और मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि रिप्रेजेंटेशन जो है 70 विधानसभाओं का या एक विधायक जो एंग्लो इंडियन है उनके माध्यम से तो हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल वहां पर पूरा रिप्रेजेंट, जैसे यूकेडी है, आम आदमी पार्टी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में नहीं है तो वो है। मेरे को लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग्स की ओर भी मुख्यमंत्री को बढ़ना चाहिए, और विपक्ष को, चाहे वो विपक्ष वहां रिप्रेजेंटेशन विधानसभा के भीतर दे पाया नहीं दे पाया, क्योंकि उनके पास सवाल है, यूकेडी के पास अपने सवाल है, राजधानी के ऊपर सवाल होगा, प्लान के ऊपर होगा, आम आदमी के पास करप्शन के ऊपर होगा, गुड गवर्नेंस के सिस्टम के ऊपर होगा। तो ऑल पार्टी सिस्टम्स, ऑल पार्टी एंगेजमेंट, उस प्रोसेस को भी अगर सरकार, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं रविंदर भाई, तो मैं चाहूंगा कि वो पहुंचाएं सरकार और संगठन के। बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन एक साथ तो समीक्षा बैठक संभव नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इसे डिवाइड करके जरूर इसे संभव किया जा सकता है। वापस लौटेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विकास का भाव, विपक्ष से भेदभाव। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि विपक्ष के अनेकों सवाल हैं और विकास, अब समीक्षा बैठक ली गई है तो विकास कार्यों में कितनी तेजी देखने को मिलेगी, ये भी एक अहम सवाल है। यश, आपके पास आएंगे। यश जी, अगर देखा जाए, क्योंकि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हो आप, और रविंद्र जी के बोलने के बाद से ही आप बोलना चाह रहे थे। यश, अगर देखा जाए तो विपक्ष की अब समीक्षा बैठक हुई है, जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह समीक्षा की है, विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। क्या लगता है, अब कोई रफ्तार, ये जो लंबित पड़ी विकास योजनाएं थी, तो अब रफ्तार पकड़ेंगी? नहीं, मुझे सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पक्ष के क्षेत्रों की बैठक अलग और विपक्ष के विधायकों की बैठक अलग। क्यों भाई? ये जो विपक्षी विधायक हैं, ये क्या उत्तर प्रदेश के हैं, क्या ये हिमाचल के हैं, या फिर ये देश के बाहर के ही है? ये इस उत्तराखंड राज्य के नहीं है कि जो आप एक जगह पर बैठ करके सारे विधायकों की राय जान करके वहां बैठकर सभी विधायकों की बैठक कराएं? और जिस तरह से प्रवक्ता जी यहाँ पर काफी सारी बातें कह रहे थे कि भाई राहुल जी की राह पर चल रहे हैं, ये राहुल जी की राह पर तो चल रहे हैं, लेकिन झूठ आप बहुत बोलने लगे हैं आजकल, इसको थोड़ा सुधारिए। आप लोग, मुझे लगता है आप मोदी जी की राह पर चल चलकर झूठ का आपने जो है रास्ता पकड़ लिया है। जिस तरह से मोदी जी कहते थे कि भैया 2 लाख रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख हर एक व्यक्ति को मिलेंगे, हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा 2022 तक। तो 2022 तो गया भैया, कहाँ है घर? मेरे जानने में 10 से क्या मेरे 100 सैकड़ों लोग होंगे ऐसे जिनके पास घर नहीं है। तो आप बताइए मोदी जी कब उन्हें घर दे रहे हैं? और रही बात, ये कह रहे हैं कि झूठ के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है, तो झूठ के रास्ते पर तो आप लोग चल रहे हैं, जिनके आका, जिनके नेता जो है खुले मंचों पर आकर के महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, कहते हैं जर्सी गाय, कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कहते हैं कांग्रेस की विधवा, और लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के कहते हैं, वहां पर एक महिला सांसद की तुलना वो कर देते हैं शूर्पणखा से। तो ये किस हद तक सही है? अगर आपको जवाब देना है तो आप अपने मोदी जी के बचाव में कुछ कहिए कि भाई उन्होंने ये सब कुछ क्यों कह दिया, और बजाय कि आप विपक्ष पर इल्जाम लगाएं। और रही बात पुष्कर सिंह धामी जी की, पुष्कर सिंह धामी जी का पूरा फोकस इस वक्त पर भाई अपनी कुर्सी बचाने में है। विपक्ष का दमन तो वो कर करके थक नहीं रहे हैं। आपको मैं बताऊं, सुमित हृदय का एक मामला है हल्द्वानी से, जहां पर मुख्यमंत्री जी आते हैं मीटिंग करने के लिए। वहां पर जो है ये छुटभैया भाजपा के नेता जो है ना, वो पूरी की पूरी मंडली लेकर के, चौपाल लेकर के घुस जाते। देखिए चले गए आपके प्रवक्ता जी, देख लीजिए, देख रहे हैं। चलिए अपनी बात को पूरा कर लीजिए रविंद्र जी, ऐसे नहीं जा सकते हैं। रविंद्र जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, मुझे लगता है। देखिए विपक्ष के सवाल जब ऐसा नहीं है, वो जवाबदेही उनकी है, तो वो जवाब मुझे लगता है वो बखूबी देंगे। ऐसा नहीं है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना।
जी मैं कह रहा हूं अभी, मैंने कहा फितरत है भाजपा की सवालों से भागना, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, भाजपा को भागते हुए देखना हमें आदत हो चुकी है। लेकिन रही बात, अब मैं आपको, विपक्षी विधायकों को जो है मीटिंग में अपने साथ 2 लोग ले जाने की भी अनुमति नहीं है। छुटभैया नेता जो भाजपा के हैं, जिनका कोई लेना ना देना विधायकी से, ना उनका क्षेत्र में विकास कार्यों से कुछ लेना देना, वो पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। लेकिन हल्द्वानी का मामला है 2 महीने पुराना, वहां पर सुमित हृदयेश को उनके साथ साथ उनकी टीम तक को जाने का मौका नहीं दिया गया। और छुटभैया नेता भाजपा के युवा दल के नेता, भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सारे के सारे पहुंच गए पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने के लिए। और इसकी वजह से सुमित हृदयेश जी ने उस पूरी मीटिंग का बहिष्कार किया। राजेंद्र भंडारी जी के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, उनके जोशीमठ धस रहा है। राजेंद्र भंडारी जी हर रोज वहां पर बैठ रहे हैं, वहां के धरने पर, वहां के लोगों के साथ लगातार आवाज उठा रहे हैं सरकार के समक्ष। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार उन्हीं का दमन कर रही है, उन्हीं के क्षेत्र के बारे में वहां पर आकर के मीटिंग करती है और उनको नहीं बुलाती, उसमें उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय करती है। अरे अगर आप लोग इतने ही चेते हुए थे, अगर आप लोग अब तो मुलाकात हो गई यश जी, अब तो मुलाकात हो गई तो क्या फायदा? आप पहले विपक्ष का दमन करेंगे, विपक्ष आपके सिर पे घंटी बजाएगा, उसके बाद आप जागेंगे क्या? विपक्ष का यही काम रह गया है क्या? आप लोगों को इतनी अकल नहीं है? सत्ता जब संभाली थी तो उस पर अपने दिमाग का क्या कभी चेकअप करवाया नहीं क्या कि विपक्ष को भी किस तरह से मान सम्मान दिया जाता है? क्या पहली बार सरकार में आ रहे हैं आप? और रही बात ये, दूसरी मैं अगर बात करूं, जिस तरह से विपक्ष का दमन कर रहे हैं, उस पर तो इन लोगों को शर्म आ जानी चाहिए। ये लोग लगातार जो है विपक्ष के दमन के कहते हैं भाई विपक्ष तो विरोध के लिए विरोध कर रहा है। हाँ, अंकिता भंडारी का मुद्दा नहीं था क्या? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है क्या? जो 9 फरवरी को वहां पर इन्होंने जो लाठीचार्ज किया युवाओं पर, वो क्या मुद्दा नहीं है क्या? अगर इसको आप समझते हैं कि ये बातों का बतंगड़ बनाना है तो बनने दीजिए बतंगड़ को, लेकिन आप अपनी जवाबदेही रखिए, आप सामने आइए और आप बात कीजिए कि आप इस प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। लगातार आप जिस तरह से आपके राज्य में एक के बाद एक घोटाले निकल कर आ रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर बेदर्दी हो रही है, तो उस पर आप लोगों का स्टैंड आखिर है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं माननीय प्रवक्ता जी। और यहां वहां की ना लगाइए, आप ये बताइए कि ये कारवां लुट कैसे रहा है। रवीन जी, सवाल तो बहुत है और बेहद गुस्से में भी यश जी नजर आ रहे हैं। रवीन जी अनम्यूट करिएगा। विपक्ष का दमन कर रहे हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यश जी अभी युवा है, उनका युवा होने के नाते उनमें एनर्जी ज्यादा है, जोश ज्यादा है। तो जोश, मैं यही कहूँगा, धामी जी भी युवा है, धामी जी का जोश क्यों ठंडा पड़ रहा है बताइए? इसे कहते हैं नहीं, युवा मुख्यमंत्री का जोश क्यों ठंडा पड़ रहा है भाई? बदतमीज आप उन्हें कहिए, अपने माननीय को जाकर कहिए, आप उनको जाकर कहिए कि आप प्रदेश की जनता के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, लाठियां चलवाकर, पेपर लीक करवाकर, अंकिता को न्याय ना दे करके, महंगाई बढ़वा करके, मोदी जी से प्रदेश के लिए कुछ जवाब देने दीजिए। रविंद्र जी जवाब दे रहे हैं। देखिए सोनी जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जब मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं तो कृपया या तो इनको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये जोशीले हैं, थोड़े युवा हैं इसलिए जोशीले। यश जी की बात पूरी हो गई है रविंद्र जी, यश जी की बात पूरी हो गई है, उसमें संदेह मत रखिए, आप उसमें संदेह मत रखिए। यश जी की बात पूरी हो गई रविंद्र जी। आप देखिए, अगर आपको चलिए बोलने दीजिए बेचारों को, लास्ट टाइम चुप हो गए थे। देखिए सोनी जी, जिस प्रकार से आप ये डिबेट अगर ऐसे ही करवाएंगे तो मैं अगली बार से मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, मैं के न्यूज पे नहीं जुड़ूंगा। सर रविंद्र जी, आपसे एक अनुरोध भी है, अनुरोध भी इस बात का है, मैं सम्मान पूर्वक आपको आमंत्रित करूंगी और अगर आप आना चाहते हैं तो स्वेच्छा से आइए, अगर नहीं आना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से डिबेट में इस बात का जिक्र करेंगे तो हम इसके लिए हम नहीं, हम ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि आप ऐसे डिबेट के बीच में इस तरह से इस बात का जिक्र आपको नहीं करना चाहिए और जवाबदेही आपकी बनती है। विपक्ष के सवालों का भी जवाब देना होगा, मीडिया के भी सवालों का जवाब देना होगा, आम जनता के भी सवालों का जवाब देना होगा। सत्ता में जो काबिज होता है उसकी जवाबदेही बनती है। रवीन्द्र जी, सोनी जी, अब आप मेरा जवाब लेना ही नहीं चाह रही? बिल्कुल लेना चाहते हैं सर। आपने कहा हम के न्यूज की डिबेट में नहीं बैठेंगे तो इसलिए हमें ये बात कहनी पड़ गई। देखिए, डिबेट को सही तरीके से चलाने की आप एंकर होने के नाते, मैं जब किसी के बीच में नहीं बोला तो बिल्कुल मैं यश जी की बात पूरी हो चुकी है। रविंद्र जी, यश जी की बात पूरी हो चुकी है, अब आपकी बारी है, आप बोलिए। यश जी बीच में नहीं बोलेंगे। अब मैं कांग्रेस के सवालों का जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर मुद्दा बना रही है कि जो है विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया, मेरा सवाल सिर्फ यही है, अभी जिस प्रकार से ध्यान जी ने बोला, मैंने भी अपनी बात की शुरुआत करी, फर्क इस बात से
था कि आपको कब बुलाया, कितने दिन में बुलाया या कितने दिनों में बुलाया, जिलेवार बुलाया, सबको एक साथ बुलाया। मुद्दा यह है कि आपने विकास को लेके क्या रोड मैप जो है माननीय मुख्यमंत्री के आगे रखा, और क्या आपने जन प्रतिनिधि होने के नाते अपने जन समस्याओं को लेके अपनी आवाज को बुलंद किया। आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से आपका चैनल एक बड़ा चैनल है, आप मुझे एक किसी विधायक का, अगर कोई है ऐसा विधायक कि जिसने ये आवाज उठाई हो कि मेरे क्षेत्र में ये काम होना के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं दिखा सकते। इनकी आवाज क्या आएगी कि प्रभारी जी को यहां से भगाओ, प्रदेश अध्यक्ष को हटाओ, ये जी बात पूरी हो जाने दीजिए। भला जो है हरीश रावत जी ऐसा कर रहे हैं, कोई कहेगा प्रीतम सिंह जी ऐसा कर रहे हैं। तो ये तमाम इनके जो आपके मंच है या जहां जन प्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज उठानी चाहिए थी, ये आपस में लड़ने के काम में लग जाते हैं। और उसके बाद दोष किसे दे रहे हैं? दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन रविंद्र जो जी, मुख्यमंत्री आज रविंद्र की जी, डेट विपक्ष में तो कह रहा है पूरे हमने प्रदेश सारे मुद्दे उठाए, विपक्ष कह रहे हैं हमने सारे मुद्दे उठाए, और चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये तमाम मुद्दे विपक्ष उठा रहा है लगातार। मैं कह रहा हूं आपने तमाम मुद्दे उठाए। अंकिता भंडारी को लेके एक लंबी बहस आपके चैनल पे भी हुई है। बिल्कुल। क्या अंकिता भंडारी के मामले में जो लोग दोषी थे वो क्या जेल में नहीं है? क्या आज कानून के रास्ते उनको न्याय दिलाने का काम नहीं हो रहा है? क्या अंकिता भंडारी के परिवार को जो उचित सहायता देनी चाहिए थी नहीं दी है? आज जिस प्रकार से यश जी ने एक बात कही कि मुझे वो घर बताइए कि 2022 के बाद उन्हें घर किन लोगों को दिए, तो यश जी मैं आपको सहर्ष निवेदन आपको जो है आमंत्रित करता हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर में आइए, मैं आपको दिखाता हूं 6 ब्लॉक हैं जो लोगों को, गरीब लोगों को आवाज दी है। आके देखना, वो आपको दिख जाएंगे कि गरीब लोगों को आवाज दी है। अब आपकी जानकारी में नहीं है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ISBT के बाद मॉल के बराबर में जाइए जहां गरीब लोगों को आवाज मिले। तो तमाम जब आवास बनते हैं उनको देने का काम नगर निगम के माध्यम से, उनके फॉर्म भरे जाते हैं, उनको देने का काम किया जाता है। और दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से अभी रोजगार के मुद्दे पे एक प्रश्न उठा है, मैं आपको बता दूं कोविड के बाद से लगभग 600 उद्योग लगे, छोटे बड़े। 36,000 करोड़ रुपए का जो है इस प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें 90,000 लोग रोजगार मिला है। आपको मैं बताऊं 750 करोड़ रुपया पुनर्निर्माण में लग रहा है केदारनाथ में। क्या वो 750 करोड़ रुपए जो लग रहा है उसमें लोग काम नहीं कर रहे? इंजीनियर भी है, लेबर भी है। रविंद्र जी, ये जो समीक्षा बैठक हुई है, इस समीक्षा बैठक के बाद जो विकास कार्यों की समीक्षा की पुष्कर सिंह धामी ने, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने क्या जो लंबित कार्य हैं उनमें अब तेजी देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो लंबित है या जो लंबे समय से जिन कार्यों के ऊपर किसी प्रकार का अधिकारियों द्वारा या उनके ऊपर किसी और अन्य जैसे कोई NOC नहीं मिलती किसी विभाग द्वारा किसी विभाग को, ऐसी चीजों को देख के उनको कैसे उनकी गति को बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर जरूर काम होता है। और देखिए ये कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा जनप्रतिनिधि का काम होता है, उसके विधानसभा क्षेत्र में क्या उसकी प्रयोजन है। अभी जिस प्रकार से शांति भाई ने बताया कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा है, तो ये इस तरीके के गंभीर मुद्दे आप मुझे बताइए। ठीक है, वो मेरे अपोजिट है शांति प्रसाद भट्ट जी, वो लगातार भाजपा को लेकर आवाज उठाते, नहीं उन्होंने भी बेहद अहम मुद्दे उठाए हैं। शांति जी का ही रुख कर लेते हैं, रविंद्र जी आते हैं आपके पास। शांति जी, आपने बहुत बखूबी सारे मुद्दे उठाए हैं विपक्ष में होने के नाते, लेकिन विपक्ष जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने विकास कार्यों को लेकर बहुत गंभीरता बरती है, लेकिन क्या लगता है अब इस समीक्षा बैठक का क्या उद्देश्य नजर आ रहा है? जो लंबित विकास कार्य हैं वो पूरे होंगे या महज निकाय चुनाव को देखते हुए ये समीक्षा बैठक है? देखिए सोनी जी, हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना ताकि सरकार अपने कार्यों में गति लाए, राज्य की जनता का विकास हो, राज्य में खुशहाली आए। ये उद्देश्य सरकार का भी है, विपक्ष का भी है। दुख की बात ये होती है कि जब सरकार को जनता विपक्ष के नेता होने के नाते घेरने का काम करती है तो सरकार उसे बदनाम करने पे चली आती है। अब आप ये बताइए,
उत्तराखंड राज्य देवभूमि है, चारधाम यात्रा यहाँ प्रतिवर्ष चलती है। अव्यवस्थाओं का हाल ये है, देहरादून में जाम, मसूरी में जाम, ऋषिकेश में जाम, देवप्रयाग में जाम, जाम ही जाम, और सरकार जाम पिला पिला के जनता को कर रही है जाम। ऐसी स्थिति में यदि हम कहते हैं कि देवभूमि में शराब नहीं, कम से कम किताबें सस्ती कर दो, तो क्या हम गलत कहते हैं? पंडे पुरोहित ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में आप पंजीकरण के नाम पे यात्रा को रोक कर हमारी आजीविका पर लात मार रहे हो, हमारे धर्म की आस्था पर चोट मार रहे हो। इसके लिए पंडे पुरोहित सड़कों पे उतर रहे हैं, व्यापारी सड़कों पे उतर रहे हैं। हम उनकी आवाज बनकर यदि भाजपा की सरकार को, अपनी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? अगर सरकार यात्रियों को प्रतिबंधित कर कर अपनी वाई लूट रही है, तो हमारा ये कहना क्या जायज नहीं बनता कि आपने क्या व्यवस्थाएं करी कि यात्रा सुचारू नहीं चल पा रही? उत्तराखंड में ऋषिकेश में आप आ जाइए, हर दूसरे दिन राफ्टिंग में घटनाएं हो रही हैं। एनडीआरएफ क्या कर रही है? रोज बच्चे, किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है, वो घूमने आते हैं, कोई फोटो खिंचाने के टाइम पे डूब जाता है, कोई राफ्टिंग पलट के डूब जाता है, मर जाता है। ऐसे में एनडीआरएफ की क्या व्यवस्था है? अगर आपको पता है कि यात्रा में आने वाले लोगों के साथ दुर्घटना घटती है, अगर घटे तो तुरंत उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करें में? अब आ जाइए, हमारे यहाँ नीलकंठ महादेव की यात्रा सोमवार को आप देख लीजिए, पूरा गांव जाम हो जाता है। अब नीलकंठ यात्रा कोई एक दिन तो चल नहीं रही है। अभी कावड़ में हमारे पूरा गांव के गांव ब्लॉक हो जाते हैं, बदबू, ना वहाँ टॉयलेट है, ना वहाँ वॉशरूम है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम वहां की विधायक को अगर इस बात के कहें कि आप यहाँ पर व्यवस्था ठीक कीजिए, सड़कों को ठीक कीजिए, अब हमारी बात को अनसुनी करने लगो तो हम इसमें आवाज उठाएं नहीं तो क्या करें? अब आप बताइए, अभी हमारे रविंद्र भाई बोल रहे हैं कि आपने वाजिब सवाल उठाया, सिंगताली पुल नहीं बन रहा। अरे आपके मुख्यमंत्री ने वादा किया, आपके सांसद ने वादा किया कि हम सिंगताली पुल बनाएंगे, क्यों नहीं बन रहा? आपके वहां की विधायक जो अब आज की डेट में विधानसभा की अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीन नदी के पुल का पत्थर रख दिया, ये कहकर कि हम यहाँ पर बीन नदी का पुल 100% बनाएंगे और डाडा मंडल का ये जो क्षेत्र है, जो बरसात में बिल्कुल काला पानी हो जाता है, हम इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। अब आप बता दीजिए, उनके पिताजी ने भी पत्थर रखा, नित्यानंद स्वामी ने भी पत्थर रखा, भगत सिंह कोश्यारी ने भी पत्थर रखा, आज तक वहां पर वन अधिनियम के कारण वो सड़क जो है, पुल नहीं बन पा रहा है। किमसार मोटर मार्ग के लिए हमने पिछले 1987 से जो है हम आंदोलन करते आ रहे हैं, वन अधिनियम के कारण हमारा वो सड़क नहीं बन रही है। अब आप ये बताइए, लोकतंत्र में आदिकाल से वो गांव बसा हुआ है, उस गांव के लोगों को वन अधिनियम के तहत विकास से दूर कर रहे हो, क्या हम ना बोले? हाथी हमारी फसलें खराब कर रहा है, बाघ हमारे बच्चे मार रहा है, हम रोज सरकार को समस्याएं अनेक हैं और इसलिए विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। यश जी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, लिखकर आप दिखा रहे हैं, बोल दीजिए। ये बर्दाश्त नहीं होता, हम इस पे सवाल खड़ा करते हैं तो भाजपा की जो है मिर्ची लगने लगती है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है, जिस कारण उत्तराखंड का जनमानस आज परेशान है। पलायन, राजधानी, विकास, बेरोजगारी मुद्दे हैं, इस पर बिल्कुल विकास, सबका साथ सबका विकास। जी रविंद्र जी। देखिए, जिस प्रकार से तमाम शांति प्रसाद बड़जी ने सवाल उठाए हैं, मैंने इन्हें अभी भी बताया था कि संगीता जी के पास जाना है। रविंद्र जी थोड़ा सा जल्दी से अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, मैं शांति प्रसाद बड़जी की बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे विभागों के आपसी एनओसी का कारण होते हैं जिसके कारण विकास कार्यों में कहीं ना कहीं लेट हो जाती है। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये बात निश्चित है कि लंबे समय से पहाड़ों की अनदेखी हुई है। खाली पहाड़ों की नहीं हुई, मैं देहरादून तक की बात बताता हूं। अभी देहरादून में 5 साल पहले डाट मंदिर पे 5-5 घंटे का जाम लगता था। 100 साल पुरानी सुरंग थी। रविंद्र जी, आप लोग कंपेयर करने लगते हैं। आप पूर्व की सरकारों में क्या स्थिति रही, आप उसे कंपेयर मत करिए। बेहतर की उम्मीद है। अगर विकास आप कर रहे हैं, विकास का दावा कर रहे हैं, तो उम्मीदें भी जनता की बढ़ेंगी और उन उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि लंबे समय आप खाली शहर की बात करें, ऊपर पहाड़ों की, दूरस्थ क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दें कि वहां तो विकास था ही नहीं। आज जिस प्रकार से ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, तमाम नए हाईवे बनाने जा रहे हैं। मैं देहरादून की बता रहा हूं, मुख्य मार्ग यहाँ पे देहरादून से आपके पास आएंगे, संगीता जी के पास पहले जाएंगे। 5 घंटे का जाम लगता था 4 साल पहले अभी यहाँ। तो वो काम भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, नई सुरंगें बनाई। अब 2.5 घंटे नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, अब रुक जाइए, मैंने बहुत इंतजार किया, अब मैं बोल रहा हूँ। चलिए, मैं बोल रहा हूँ। रविंद्र जी आते हैं आपके पास। यश जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए, संगीता जी के पास जाना है।
पहली बात तो ये कि चैनल कितना छोड़ेंगे आप आना, मैं तो आपको हर चैनल पे मिल जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के लोगों को पत्रकारों के साथ डिबेट करना नहीं आता, इन्हें चाहिए होते दलाल। आप चाहते हैं दलाल बैठे, आप चाहते हैं दलाल बैठे। अगर यहाँ पर आपको पत्रकार दिख रहे हैं तो आप उन पर सवाल करेंगे, आपको चाहिए दलाल बैठे आपकी कांग्रेस में करी, सारी शब्दों की मर्यादा में रहकर आप चर्चा करिए। यश जी, अच्छा बात है, ये जोश आपका अच्छा लगता है, आप अच्छा बखूबी अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहकर आप डिबेट में चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रवीन जी, यश जल्दी से अपनी बात पूरी करिए क्योंकि संगीता जी के पास जाना है। अब मेरी बात सुनिए जरा सा। मेरे पास विपक्ष के 2 क्षेत्रों के आंकड़े हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, एमएलए लाट की जो वेबसाइट है वहां पर अभी तक के भी इन्होंने जो है विपक्ष के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जितना कार्य हुआ है उसको अपडेट नहीं किया है। लेकिन भाजपा के जितने लोग हैं भैया, उन सभी के क्षेत्रों की इंफॉर्मेशन जो है निकाल दी गई है। उसमें तो किसी को आरटीआई डालने की जरूरत भी नहीं है। इससे क्या होता है, मीडिया में गलत मैसेज जाता है। जो लोग जो थोड़ा जानना चाहते हैं अपने प्रदेश के बारे में, उनको क्या दिखता है कि विपक्ष तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं बताऊं, जो मैंने पर्सनली रिसर्च से फोन कर करके हर किसी को निकलवाए हैं, मैं बाजपुर की बात करूं, 885 वहां पर प्रस्ताव लाए गए थे, उनमें से मंजूर कितने किए गए? लगभग 300 से भी कम। खटीमा की मैं बात करूं, वहां पर 748 प्रस्ताव लाए गए, वहां पर पारित कितने किए गए? 184 से भी कम। तो भैया आप ये बताइए, विपक्ष के क्षेत्रों के साथ जिस तरह से अन्याय कर रहे हैं उस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों ने अभी तक चलिए, विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, यश जी का कहना है। संगीता जी आपके पास आएंगे, संगीता जी। विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, अब ये समीक्षा बैठक हुई है, क्या अब विकास को रफ्तार मिलेगी? कैसी बात करते हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है ना पूरी। मुझे पूरी जानकारी, सुनिए मुझे पूरी जानकारी। चलिए, आप लोगों के पास वापस लौटेंगे, संगीता जी के पास जाएंगे। संगीता जी, आपसे मेरा सवाल। ठीक है ना, मैं पूरी रिसर्च के साथ आ रहा हूँ, मैं सब कुछ फैक्ट्स एनालाइज करके आ रहा हूँ। भाजपा के लोग पढ़ कर आते हैं, नहीं रिसर्च कर आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ कि बिना तैयारी के यहाँ पर। अच्छी बात है यश जी, पूरी प्रिपरेशन और पूरी तैयारी के साथ ही आना चाहिए, अच्छी बात है ये, और ये अच्छा भी है। संगीता जी आपके पास आएंगे, अनम्यूट करिएगा। आपसे मेरा सवाल था, क्या अब समीक्षा बैठक हुई है, विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी? देखिए सोनी जी, स्वस्थ लोकतंत्र की खूबसूरती यही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश का होता है, वो पक्ष का हो ऐसा नहीं होता। वो पक्ष विपक्ष सबका मुख्यमंत्री होता है। तो जो भी विपक्ष कह रहा है, जो भी विपक्ष के प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उनकी बातों को सुनना और उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट करना, ये भी माननीय धामी जी की जिम्मेदारी है और उनको करना चाहिए बखूबी। जिस तरह से पहले शिकायतों का मौका मिले, चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब अगर उन्होंने सोचा कि विपक्षी जो दल के हमारे नेता हैं उनके साथ भी बैठकर बात कर ली जाए, उनसे भी प्रस्ताव मांग लिए जाए, तो आप आशा यही कर सकते हैं कि वो धरातल पर इम्प्लीमेंट हो सोनी जी। केवल दिखावा न रह जाए कि प्रस्ताव आए, बात हुई, हमने बहुत बड़ी मीटिंग की, वाहवाही लूटी और धरातल पर फिर जीरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी प्रतिनिधियों की भी सोनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि सभी प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सत्ता में नहीं, हम ना विपक्ष में है ना विपक्ष में है, तो हम वो प्रस्ताव केवल सड़क पर आकर दे सकते हैं, हम ना वो सदन में दे सकते हैं और ना बखूबी अपनी बात को तरह से कर सकते हैं। तो जो भी प्रस्ताव है वो प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो छोटी समस्या हो फिर चाहे वो बड़ी समस्या हो, हर समस्या को अपने क्षेत्र की मुख्यमंत्री धामी जी तक पहुंचाना उनका कर्तव्य बनता है। और फिर अगर उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके लिए सड़क पर आना भी वाजिब है और वो पहुंचनी चाहिए समस्या। फिर ये ना हो कि समस्या ही ना पहुंचे और वो काम रुक जाए और जनता ने जिस भरोसे के साथ प्रतिनिधि चुन करके भेजा है उसका फायदा ही जनता को ना मिले। और देखिए, अभी रविंद्र भाई ने खनन की बात की, तो देखिए खनन माफिया तो पूरे प्रदेश में है। मैं चंपावत जिले की बात करूं, जहां से माननीय धामी जी आते हैं, वहां खनन का क्या हाल है रविंद्र भाई, क्योंकि मैं खुद वहां बैठी हूँ, मैं खुद चंपावत। आप यहाँ खनन माफियाओं का हाल देखेंगे तो कहेंगे किस तरह से धंधा चल रहा है यहाँ खनन माफियाओं का। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। तो अगर खनन माफियाओं का चाहे वो खटीमा चल रहा हो, चाहे फिर वो चंपावत चल रहा हो या देहरादून चल रहा हो, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप लगाइए लगाम, आप दूसरे पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि जनता ने आपको सत्ता सौंपी है। अगर देखिए कांग्रेस सक्षम होती, जनता को कांग्रेस को लाना होता, कांग्रेस की कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए जनता ने उनको दरकिनार किया और आपको सत्ता में बिठाया।
अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करें, आप यूपीडी को टारगेट बिल्कुल, करें, आप पूर्व लोगों को की सरकारों ने जो कमियां की अब उन्हें और आप गहरा मत कीजिए, उन्हें भरने का काम और जो उम्मीद है आम जनता को, मुझे लगता है उन उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। रविंद्र जी। देखिए, मैं जिस प्रकार से हमारी जो है आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया, इस प्रकार से खनन माफियाओं के ऊपर लगाम लगा, खनन हो, शिक्षा माफिया हो और तमाम ऐसे जो गलत काम करने वाले लोग हों, चाहे वो मजारों की आड़ में जमीनें कब्जाने का काम हो, ऐसे लोगों पे नकेल कसने का काम माननीय धामी जी ने बड़े नहीं, उसमें भी सवाल उठा, उसमें भी सवाल उठा कि अवैध कब्जा हो जाता है, अवैध मज़ारों का निर्माण कर दिया जाता है जंगलों में और कानों कान सरकार को पता नहीं चलता। तो सरकार के अगर सरकार को देखा जाए तो कहां पर सोई हुई थी और अचानक ऐसे अवैध कब्जे, अवैध मज़ारों का निर्माण हो जाता है, तो सवाल उस बात को लेकर भी लगातार उठाया गया। रविंद्र जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये लगातार पूर्ववर्ती सरकारें जिस प्रकार से काम करी, खास करके कांग्रेस के राज में, ये मजारों का मॉडिफिकेशन और मजारों का विस्तार जो वो हुआ मजारें है, जो पकड़ कर आ रही है वो रामनगर से पकड़ कर आ रही है ना, कालाडूंगी में कहाँ है वो? रामनगर में नहीं, पूर्व की सरकारों में की हुई कमियां जो रही, कालाडूंगी में बंशीधर भगत राज कर रहे हैं भाई, लगभग 70 एकड़ जमीन जो है कब्जा दी इन्होंने रेलवे की जमीनों को। तो ये लगातार जिस प्रकार से जमीनों को, सरकारी भूमियों को कब्जा कराने का काम करते थे, तो ये इनका काम अब खत्म हो चुका है। ये सरकार के निशाने पे है और लगातार लोग भी इनको जन चलिए, तो अब आप थोड़ा सा सक्रियता और गंभीरता भी दिखाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। आपके पास आएंगे मनोज जी। अगर देखा जाए, उद्देश्य एक नजर आ रहा है, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। जब उद्देश्य एक है तो संतुष्टि क्यों नहीं है? यहाँ पर विपक्ष संतुष्ट नहीं है। देखिए, विचारधाराओं और आइडियोलॉजिकल जो लड़ाई है, बैटल है, ये चलती रहेगी पॉलिटिक्स। बिल्कुल, उद्देश्य एक है तो तकरार नहीं होनी चाहिए। ये बहुत लंबे समय तक, मतलब बहुत अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो सत्ता में विधानसभाओं के भीतर है, उनके बीच में तकरार को तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारे पास तीसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी है जो आम आदमी पार्टी संगीता जी का है। बधाई भी देना चाहूंगा मैं, और बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत जल्दी उत्तराखंड की विधानसभा में आपके प्रतिनिधित्व को गरजते हुए देखना चाहेंगे, कम से कम देखना चाहेगी। और उत्तराखंड क्रांति दल भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करे। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे उत्तराखंड के लोग ये चाहेंगे कि वो दोबारा वो दौर आना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है जो घर्षण होना चाहिए विचारों का, जो आदान प्रदान होना चाहिए, जो सम्मिलन होना चाहिए, वो एक तरीके से मंथन है और इस मंथन से ही चीजें निकल कर आती हैं। और अगर विपक्ष गरजेगा नहीं तो सत्ता पक्ष तो बिल्कुल मतवाला हाथी बन जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, है ना। और मेरा अगर ये प्रयास प्रारंभ हुए हैं मुख्यमंत्री जी के स्तर में, मैं नहीं जानता कि ये भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक स्तर पे पूरे राष्ट्र भर के भीतर हो रहे हैं ये निर्णय, या ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड राज्य के हैं। लेकिन अगर ये उत्तराखंड राज्य के भीतर है तो मैं इसका क्रेडिट किसी भी रूप में ना तो उस संगठन से, ना उस मुख्यमंत्री के या उनके सलाहकार जो इनको ये विचार दे रहे हैं कि एंगेज किया जाए पॉलिटिकल ऑर्गेन्स को, ये स्वागत जन्य है और ये राज्य के लिए बेहतर है और इसका लाभ उठाइए। मैं तो चलिए, बिल्कुल राज्य के लिए बेहतर है। और सबसे अहम बात कि जो विकास के मुद्दे को लेकर एक रफ्तार की बात बार बार होती है, तो वो जन समस्याएं भी अनेक हैं, उन पर भी विराम लगना चाहिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर, पक्ष और विपक्ष की तकरार, विपक्ष के हंगामे के बाद आखिर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। लेकिन अब सवाल ये है कि ये समीक्षा के बाद जो लंबित पड़े कार्य थे, क्या उन पर अब रफ्तार, वो कार्य पकड़ेंगे, विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी? क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।